तो आरजीकर हॉस्पिटल का जो मामला है वो सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक एक पूरे सिस्टम के फेल होने की। ये कहानी है लोगों के गुस्से की और ख़ास तौर पर उन आवाज़ों की जिन्होंने इंसाफ के लिए सच में पूरे देश को हिला दिया। चलिए आज इसी मामले की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। हम बात शुरू करेंगे अस्पताल के अंदर के माहौल से कि आखिर वहां चल क्या रहा था। फिर उस रात हुए भयानक अपराध पर आएंगे। ये भी जानेंगे कि जांच पर इतने सवाल क्यों उठे, कैसे एक छोटा सा प्रोटेस्ट एक देशव्यापी आंदोलन बन गया, और आखिर में वो कौन से सवाल हैं जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, उस रात जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। उसे समझने के लिए हमें पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये सब हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक सरकारी अस्पताल से जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बुरी तरह नाकाम हो रहा था। इस घटना से बहुत पहले से ही आरजीकर अस्पताल में हर दिन मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक जंग जैसा था। घंटों लंबा इंतजार, धक्का मुक्की, यही वहां की रोज की हकीकत थी। लेकिन देखिए, बात सिर्फ लंबे इंतजार की ही नहीं थी। प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। आरोप ये थे कि अस्पताल का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल टूट चुका था। हर छोटी बड़ी चीज के लिए दलालों का बोलबाला था। और हद तो तब हो गई जब रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि अस्पताल के ठीक बाहर खून का एक ब्लैक मार्केट चल रहा था। मतलब सोचिए, जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे हजारों रुपए लूटे जा रहे थे। और इसी सिस्टम की कीमत एक परिवार को कितनी चुकानी पड़ी? 40 से 50 हजार रुपए, और वो भी एक मुफ्त कहे जाने वाले सरकारी अस्पताल में। ये पैसे जुटाने के लिए उन्हें पड़ोसियों से भारी ब्याज पर कर्ज तक लेना पड़ा था। तो इस तरह के चरमराते सिस्टम और बढ़ते गुस्से के बीच उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया? कहानी के केंद्र में है एक 31 साल की होनहार डॉक्टर, अपने एमडी कोर्स के दूसरे साल में। उस रात भी वो अपनी 36 घंटे की एक बेहद थका देने वाली ड्यूटी पर थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में हजारों रेजिडेंट डॉक्टर्स को करनी पड़ती है। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो उस रात की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर बनी। फुटेज में हमलावर अस्पताल के अंदर बिल्कुल बेखौफ घूमता हुआ दिखा, और फिर वो सीधा उस सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ जहां वो डॉक्टर अकेली थी। वो 37 मिनट तक अंदर था। ये अपराध जितना भयानक था, उसके बाद जो हुआ उसने लोगों के मन में शक और गुस्सा दोनों भर दिया। ऐसा लगा जैसे प्रशासन और पुलिस की शुरुआती कार्रवाइयों ने ही एक बड़ी लीपापोती के आरोपों को हवा दे दी हो। अब जरा यहां देखिए कि हुआ क्या। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए गए जिनसे शक गहराता चला गया। पहला सवाल, पुलिस को बुलाने में 1 घंटे की देरी क्यों हुई? दूसरा, जो क्राइम सीन था जहां सारे सबूत थे उसे सील क्यों नहीं किया गया? और फिर परिवार को अपनी ही बेटी से घंटों दूर रखा गया, और उसके बाद इतनी जल्दबाजी में अंतिम संस्कार क्यों करवाया गया? इन सारे सवालों ने मिलकर लोगों के भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये मामला जब कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा तो जजों ने भी राज्य सरकार के रवैये पर बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने सीधे सीधे पूछा कि प्रिंसिपल का इस्तीफा नामंजूर करके उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर करना ये सजा है या एक तरह की तरक्की? प्रशासन की इसी लापरवाही के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज उठी, और ये आवाज थी देश की महिलाओं की। उन्होंने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। और इस पूरे माहौल में इसकी शुरुआत होती है बस एक फेसबुक पोस्ट से। एक कॉलेज की स्टूडेंट एक पोस्ट लिखती है, रिक्लेम द नाइट, मतलब रातें हमारी हैं। और ये बस एक नारा नहीं था। देखते ही देखते एक छोटी सी पोस्ट हजारों लोगों के आंदोलन में तब्दील हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, और ये लड़ाई अब सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं थी, ये हर महिला की सुरक्षा की लड़ाई बन चुकी थी। और यहीं पे कहानी में 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। एक तरफ थे आम नागरिक, छात्र और महिलाएं जो शांति से मार्च निकालकर न्याय मांग रहे थे, और दूसरी तरफ हजारों लोगों की एक भीड़ ने बिल्कुल संगठित तरीके से अस्पताल पर हमला बोल दिया, तोड़फोड़ की, और सबसे अहम क्राइम सीन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। तो सवाल उठा कि ये तोड़फोड़ करने वाले लोग आखिर थे कौन? जब मीडिया रिपोर्ट्स और तस्वीरें खंगाली गईं तो आरोप लगे कि उनमें से कई के तार सत्ताधारी पार्टी टीएमसी से जुड़े हुए थे। हालांकि पार्टी ने ऐसे किसी भी कनेक्शन से साफ इनकार कर दिया, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड कवरअप का शक और ज्यादा गहरा हो गया। खैर, मामले में गिरफ्तारी हुई, जांच भी आगे बढ़ी, लेकिन ये केस अपने पीछे कुछ बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले सवाल छोड़ गया। ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तक पूरी तरह से नहीं मिला है। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो शुरुआती CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने ही खड़ा कर दिया था। रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिले थे कि इस अपराध में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इस एक बात ने एक बड़ी साजिश के शक को बहुत हवा दी। लोगों का गुस्सा और शक सीधे सीधे अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर जाकर टिक गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर पहले से ही फाइनेंशियल फ्रॉड, अवैध रैकेट चलाने और अस्पताल की चीजें बेचने जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके थे।
तो सवाल यही था कि क्या इन सबको बचाने की कोई कोशिश हो रही थी? और लोगों का ये शक यूं ही नहीं था। आरजीकर अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड भी रहस्यमयी मौतों और दूसरे गंभीर आरोपों से भरा पड़ा था। कई ऐसे मामले थे जिन्हें परिवार वालों के विरोध के बावजूद आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर दी गई थी। आखिरकार जब यह केस सीबीआई से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जजों ने सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद जजों का कहना था कि वो रिपोर्ट के अंदर के भयानक सच को पढ़कर हैरान हैं। वो सच क्या था, ये राज आज भी उसी सीलबंद लिफाफे में बंद है। तो आखिर में ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर की हत्या का नहीं रह जाता। ये हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और असहज करने वाला सवाल खड़ा करता है कि अगर वो लोग जो हमारी जान बचाते हैं वो खुद अपने काम करने की जगह पर सेफ नहीं हैं, तो फिर इस देश में कौन सुरक्षित है और उन सिस्टम्स का क्या जिनकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा